19 दिसंबर 2020 की ये बात है। मेदिनीपुर के ग्राउंड में खचाखच भीड़ उमड़ी हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के गले में बीजेपी का गमछा डाला। दोनों ने मिलकर पार्टी का झंडा लहराया। इसके बाद शुभेंदु झुके, अमित शाह के पैर छुए। इस तरह वो बीजेपी के मिशन बंगाल के सारथी बन गए। कट टू 8 मई 2026। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का किला फतह कर लिया। अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक कोलकाता आए। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान किया। एक नाम का नाम था शुभेंदु अधिकारी। लेकिन ये जो दो दृश्य हमने आपको बताए, इन दो दृश्य के बीच में पश्चिम बंगाल में काफी कुछ बदला। शुभेंदु अधिकारी, जो आप समझ ही गए होंगे हमारे इस वीडियो के आज सेंट्रल कैरेक्टर हैं, उनके एक इस्तीफे की भी कहानी इस बीच आई। तो आगे बढ़ने से पहले इसी इस्तीफे की गुत्थी सुलझाते हुए आगे चलते हैं। 26 नवंबर 2020 को शुभेंदु ने हुगली नदी पुल आयोग यानी HRBC के पद से इस्तीफा दिया। अगले दिन यानी 27 नवंबर को राज्य के परिवहन मंत्री का पद छोड़ दिया। विधानसभा चुनाव 2021 से लगभग 5 महीने पहले शुभेंदु का जाना टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका था। डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई। 1 दिसंबर 2020 की रात कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और शुभेंदु के बीच बैठक हुई। टीएमसी का चुनावी अभियान देख रहे थे। बैठक 2 घंटे चली। इसमें पार्टी के सांसद सौगत रॉय और सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल थे। बैठक के बाद सौगत रॉय ने कहा कि ये शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं जा रहे, विवादों को सुलझा लिया गया है, वो टीएमसी के साथ ही रहेंगे। हम सब मिलकर ममता बनर्जी को जिताने के लिए काम करेंगे। टीएमसी नेताओं के हवाले से बताया गया कि बैठक के बीच में अभिषेक बनर्जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से शुभेंदु की फोन पर बात कराई। ममता ने शुभेंदु से मिलकर साथ काम करने की अपील की। माना गया कि मामला सुलझ गया, लेकिन असल में मामला टला नहीं था। शुभेंदु अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए थे। 16 दिसंबर को उन्होंने पार्टी की विधायकी भी छोड़ दी। इस बीच पूर्वी मेदिनीपुर में उनके दफ्तर पर भगवा रंग चढ़ गया और उनको Z+ सुरक्षा मिलने की खबर भी तैरने लगी। यानी ये कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए थे। 17 दिसंबर को शुभेंदु ने आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता छोड़ दी। अगले ही दिन उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। 19 दिसंबर 2020 को मंच सजा और शुभेंदु आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये शुभेंदु अधिकारी का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ही स्विच करना नहीं था, बल्कि विचारधारा का और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य में आगे चलकर जो एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था, उसकी भी यहां से शुरुआत थी। शुभेंदु अधिकारी की अब हमने आपको इस्तीफे की और उनके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने की कहानी सुनाई। अब जरा शुभेंदु अधिकारी की शुरू से बात करते हैं। जन्म 15 दिसंबर 1970। परिवार आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा था। दादा के नाराम अधिकारी फ्रीडम फाइटर। अंग्रेजों ने साल 1929, 1942, 1943 में 3 बार उनका घर जलाया। पिता शिशिर अधिकारी कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष थे। मेदिनीपुर में उनका दबदबा था। साल 1982 में शिशिर अधिकारी को कांग्रेस ने कांथी दक्षिण विधानसभा से टिकट दिया। अधिकारी जीते, विधायक बने। तब शुभेंदु 12 साल के थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस संदर्भ में बताया कि जब मैं 12 साल का था, पिता को विधायक बनते देखा। उसी दिन तय कर लिया कि यही मेरा भी आगे चलकर रास्ता होगा। 19 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। कांथी के पीके कॉलेज में वो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग छात्र परिषद से जुड़े। तब ये कॉलेज CPIM की स्टूडेंट यूनियन SFI का गढ़ था। शुभेंदु के यहाँ से विरोधियों से लड़ने भिड़ने और संगठन बनाने की ट्रेनिंग मिली। साल 1989 में शुभेंदु छात्र परिषद के प्रतिनिधि बन गए। साल 1995 में शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस के टिकट पर कांथी नगर पालिका से पार्षद चुने गए। 1998 में ममता बनर्जी के रास्ते कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, नाम रखा तृणमूल कांग्रेस, छोटा नाम TMC। 2 साल बाद यानी 2000 में शुभेंदु अपने पिता और भाइयों के साथ इसी पार्टी के साथ जुड़ गए। शुभेंदु और उनके परिवार के आने से ममता बनर्जी को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में CPIM के तंत्र से मुकाबला करने में बहुत मदद मिली, क्योंकि अधिकारी परिवार लंबे अरसे से इस इलाके में एक्टिव था। शुभेंदु ने अपने संगठन कौशल के दम पर पूर्वी मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में TMC को मजबूती दी। तब CPIM के नेता हुआ करते थे लक्ष्मण सेठ। वो इस इलाके के बड़े ताकतवर नेताओं में से एक गिने जाते थे। शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ उनके वर्चस्व को चुनौती दी, बल्कि साल 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी
मात्र 30 सीट जीत पाई। पहली बार चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी कांधी दक्षिण सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने तमलुक लोकसभा सीट से सीपीआईएम के लक्ष्मण सेठ को चुनौती दी, उनका किला ढा दिया। इसके बाद 2014 के चुनाव में भी उन्होंने सीट पर कब्जा बनाए रखा। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने उनको नंदीग्राम सीट से लड़ाया। शुभेंदु ने यहां से भी जीत दर्ज की। इसके बाद उनको ममता बनर्जी की मंत्रिमंडल में जगह मिली, परिवहन मंत्री बनाया गया। अब आइए दिसंबर 2006 पर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने नंदीग्राम केमिकल हब और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। सरकार ने इसके लिए इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप के साथ समझौता किया। उनको 25,000 एकड़ जमीन देने पर बात बनी। जैसे ही ये खबर फैली, किसानों में नाराजगी बढ़ने लगी। उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। नंदीग्राम में एक बड़े आंदोलन की आहट थी। 2007 की जनवरी में एक अनाथालय में बैठक हुई। बैठक में भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी BUPC बनी। इसके कन्वीनर बने शिशिर अधिकारी और जमीन पर कमान संभाली शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और गांव वालों को संगठित करने का जिम्मा लिया। घर घर जाकर लोगों को एकजुट किया। शुभेंदु ने पूरे नंदीग्राम में उबाल ला दिया। सड़कें खोदी जाने लगी, लकड़ी के पुल उड़ाए जाने लगे। खतरे की आहट होते ही गांव में शंख बजाए जाने लगे। मस्जिदों से ऐलान होने लगता। इन लोगों की लड़ाई सीपीआईएम के स्थानीय काडर और पुलिस दोनों से थी। खतरा भापते ही हजारों लोग मानव श्रृंखला बनाकर आ जाते। बंगाल में जिनकी सत्ता होती है, दीवारों पर उनका ही पोस्टर दिखता है। इसलिए शुभेंदु ने इस लड़ाई में विस्पर कैंपेन की मदद ली, यानी सीधे कानों कान लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। उनके तरीके ने वाम मोर्चे की सरकार और काडर को हिलाकर रख दिया। प्रतिक्रिया में 14 मार्च 2007 को पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां बरसा दी। 14 ग्रामीण इसमें मारे गए। नंदीग्राम का विद्रोह पूरे राज्य में पसर गया। इसका खामियाजा लेफ्ट को सत्ता गंवाकर चुकाना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी से जुड़े लोगों ने बताया कि गवई बंगाली लहजे में संवाद और स्ट्रीट फाइटर की इमेज ने नंदीग्राम में शुभेंदु को एक बड़ा सपोर्ट बेस बनाने में मदद की। रणनीति बनाने में माहिर शुभेंदु ने नंदीग्राम आंदोलन को पार्टी और खुद अपने लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करा, जिससे इलाके में उनकी मजबूत पकड़ बनी। नंदीग्राम की सफलता के बाद शुभेंदु का कद बढ़ा। ममता बनर्जी ने उनको जंगल महल यानी पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर का इंचार्ज बनाया। यह इलाका तब रेड जोन के तौर पर माना जाता था। लेफ्ट पार्टियों और माओवादियों का यह गढ़ था। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ यहाँ टीएमसी की पैठ बनाई। इसके बाद पार्टी ने उनको मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों का ऑब्जर्वर बनाया। शुभेंदु ने वहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को टीएमसी के साथ जोड़ा, जिसके चलते कई नगर पालिकाओं में पार्टी को मजबूती मिली, जीत मिली। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल के शासन का अंत किया। इस वक्त तक शुभेंदु उनके सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार हो चुके थे। यूपीए 2 के दौरान ममता बनर्जी ने उनके पिता को केंद्र में मंत्री भी बनवाया। वहीं साल 2016 में दोबारा सत्ता में आने पर शुभेंदु को अपनी सरकार में परिवहन मंत्री बनाया। इसके बाद से शुभेंदु ममता सरकार में नंबर 2 के तौर पर देखे जाने लगे। ममता सरकार में मंत्री बनने के 1 साल बाद ही चीजें बदलने लगी। साल 2017 में पार्टी के महासचिव और ममता के करीबी मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए। इसके बाद शुभेंदु को लगा कि उनका कद और बढ़ेगा, लेकिन इस बीच दीदी की निर्भरता अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बढ़ने लगी। साल 2020 में शुभेंदु के पार्टी छोड़ने के बाद टीएमसी के एक नेता ने बीबीसी को बताया कि शुभेंदु बीते कुछ महीनों से पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज थे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर चल रहा था। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मामलों में भी अधिकारी की राय नहीं ली जा रही थी। इसके साथ ही ममता बनर्जी जिस तरह अपने भतीजे को उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ा रही थी, उससे भी शुभेंदु नाराज थे। शुभेंदु की पहल पर पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की उनसे ज्यादा सुनी जा रही थी। उनके करीबियों ने बताया कि पुराने नेताओं को नजरअंदाज करके जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को आगे किया जा रहा था, उससे शुभेंदु खुश नहीं थे। इससे इतर टीएमसी के एक सीनियर नेता ने दावा किया कि शुभेंदु 2021 के विधानसभा चुनाव में अपने 50 से ज्यादा लोगों के लिए टिकट चाह रहे थे। साल 2013 में पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाले का खुलासा हुआ। इसमें लाखों निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डूबे। बंगाल सरकार मामले को रफा दफा करना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। तब शुभेंदु अधिकारी सांसद थे। शारदा से जुड़े लोगों पर मीडिया के जरिए तमाम नेताओं के से संबंध बनाने के आरोप लगे। शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप सेन ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने उनको पैसे देने के लिए दबाव अपनाया था। इसमें शुभेंदु अधिकारी का भी नाम आया। साल 2014 में पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने एक अंडरकवर स्टिंग किया था तहलका मैगजीन के लिए। इसे 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिखाया गया। स्टिंग वीडियो में टीएमसी के कई नेताओं को कथित तौर पर नकद लेते हुए दिखाया गया। जिन नेताओं के नाम आए उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल था। सीबीआई और ईडी ने मामले की जांच शुरू की। ईडी ने साल 2017 में शुभेंदु अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया। 2018 में उनके स्टाफ और अकाउंटेंट से भी पूछताछ हुई।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुभेंदु ने दावा करा कि जो पैसा वीडियो में दिख रहा है वो इलेक्शन फंड का पैसा था और ये रकम उनके स्टाफ ने ली थी। जांच चल ही रही थी कि दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई धीमी पड़ गई है। इसी मामले में फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तब भी सवाल उठे कि आखिर शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस केस में भी अभी जांच चल रही है। विपक्षी तो आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल होने के चलते ही ईडी और सीबीआई के एक्शन से बचने के लिए शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु के बीजेपी में जाने से ममता बनर्जी बेहद नाराज हुई। उन्होंने नंदीग्राम जाकर ऐलान करा कि इस बार वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। कुछ घंटों बाद शुभेंदु ने दावा करा कि मैं नंदीग्राम का भूमिपुत्र हूं, उनको अगर 50,000 से कम वोट से हराया तो राजनीति छोड़ दूंगा। साल 2021 के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आने में सफल नहीं रही, लेकिन पार्टी की सीटों का आंकड़ा 3 से बढ़कर 77 पहुंच गया। नंदीग्राम से बेहद करीबी मुकाबले में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया। बंगाल के इतिहास में ये कोई पहला मौका था जब कोई सिटिंग सीएम अपनी विधानसभा चुनाव में हार गया। टीएमसी को इस चुनाव में 213 सीटें मिली, बीजेपी को 77 सीटों में से, और इन 77 में से भी 29 अकेले शुभेंदु के दबदबे वाले इलाके से आई। बीजेपी राज्य में पहली बार मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। पार्टी का वोट शेयर 10% से बढ़कर 38% तक पहुंच गया। साल 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल का किला फतह कर लिया। अंग, बंग और कलिंग यानी बिहार, बंगाल और ओडिशा में जीतने का भाजपा का सपना पूरा हुआ। पार्टी के सपने को पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तो जुटे ही थे, लेकिन जमीन पर टीएमसी से लोहा ले रहे थे शुभेंदु अधिकारी। साल 2021 में चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसके बाद बीते 5 साल वो लगातार सरकार पर हमलावर रहे। तृणमूल के गढ़ में भी वो बीजेपी के लिए जमीन तैयार करते रहे। शुभेंदु ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहे, वहीं बीजेपी के लिए हिंदुत्व की जमीन तैयार करने में भी जुटे रहे। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु शेखर इस बारे में बताते हैं कि 2021 में बीजेपी की हार के बाद मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह समेत कई नेता दोबारा टीएमसी में चले गए, क्योंकि उन पर लगातार अटैक हो रहे थे। अर्जुन सिंह का तो घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया गया था। इस दौरान शुभेंदु पर भी हमले हुए, एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ, लेकिन वो डटे रहे। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरी आक्रामकता से बीच वो जवाब देते रहे। इस बीच बंगाल के एक सीनियर पत्रकार प्रसून आचार्य ने बताया कि नंदीग्राम आंदोलन के दौरान शुभेंदु हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में काफी लोकप्रिय थे। मुसलमानों में उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि कई मुस्लिम बच्चों के नाम शुभेंदु के नाम पर रखे जाने लगे, यानी उनकी एक अच्छी सेक्युलर साख थी। यही शुभेंदु जब बीजेपी में आए तो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने। पिछले 5 साल में हिंदुत्व को लेकर उनके तमाम बयान चर्चित रहे, जिसमें बंगाल को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे जैसी उनकी स्पीच भी शामिल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के दौरान उन्होंने कोलकाता स्थित उनके उच्चायोग को बंद करने की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना मोहम्मद यूनुस तक से कर दी। यही नहीं, भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दावा किया कि 15,000 से ज्यादा मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट दिया। मुझे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध लोगों ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये हिंदुत्व की जीत है। अमित शाह की मौजूदगी में ही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए थे। साल 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर उन्होंने अमित शाह के भरोसे का मान रखा। उन्होंने गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि वो ममता बनर्जी की शैली में उनका मुकाबला कर सकते हैं। शुभेंदु पर शाह के भरोसे की एक बानगी देखिए। बंगाल चुनाव के दौरान भवानीपुर की एक रैली में अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु दा इस बार केवल नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि इस बार आपको भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराकर टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंकना है। ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा इस बारे में बताते हैं कि 2 अप्रैल को शुभेंदु भवानीपुर से नॉमिनेशन के लिए जा रहे थे। इस दौरान टीएमसी के 7 से 8 लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे और उनकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन वो शुभेंदु के करीब आते इससे पहले ही वहां मौजूद आम जनता ने उन लोगों को पकड़ लिया। यही वो मोमेंट है जब अमित शाह को लग गया कि शुभेंदु इस बार ममता बनर्जी को मात दे सकते हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी थिएट्रिक्स में भी माहिर हैं। लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की अदा में उनको नंदीग्राम के आंदोलन के दिनों से ही महारत है। साथ ही वो एक अच्छे चुनाव मैनेजर के रूप में भी जाने जाते हैं। खुद के लिए और पार्टी के लिए संसाधन जुटाने में भी उनका अच्छा हाथ है, इसलिए वो कई बार विवादों में भी पड़े हैं। शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर थे इस चुनाव में। खुद तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़ ही रहे थे, साथ ही लगातार पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी कैंपेन कर रहे थे। यही नहीं, चुनाव से 5-6 महीने पहले से वो बंगाल से बाहर रह रहे बंगालियों के बीच भी अपनी पहुंच बना रहे थे। हिमांशु शेखर इस बारे में बताते हैं
कि शुभेंदु ने दिल्ली में रह रहे बंगालियों के बीच 30 से 40 छोटी छोटी बैठकें की, डोर टू डोर कैंपेन, इसका असर चुनाव में दिखा। शुभेंदु अधिकारी 9 मई को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली उन्होंने। सरकार में आने के बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौती राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबीयत दुरुस्त करने की होगी, साथ ही कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करना है। राजनीतिक हिंसा की संस्कृति को खत्म करने की चुनौती भी उनके सामने है। इसके अलावा उन पर बीजेपी के चुनावी वादों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी होगी। इसमें महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए का मासिक भत्ता देना शामिल है। बीजेपी ने राज्य में उद्योग लाने और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है। शुभेंदु पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने और बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ से निपटने की भी जिम्मेदारी होगी, जो कि उनके चुनावी कैंपेन का अहम हिस्सा था। इसके साथ ही बीजेपी ने 45 दिनों के भीतर कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और पेंडिंग डीए देने का वादा किया है। इससे खजाने पर करीब 42,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। बंगाल में बीजेपी का वनवास तो अब खत्म हो गया है, लेकिन अब शुभेंदु पर सच में बंगाल में एक अच्छी सरकार स्थापित करने की चुनौती होगी। बंगाल में सत्ता बदलने की गति धीमी ही रही है, लेकिन लेफ्ट और ममता बनर्जी को जनता ने काफी लंबा समय दिया है खुद को साबित करने के लिए। शायद शुभेंदु या बीजेपी के साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन उनकी जमीन उनको अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही तैयार करनी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुभेंदु अधिकारी पर खुद तमाम सारी रिसर्च करके जानकारियां जुटाने का काम, तमाम पत्रकारों से, पुराने नेताओं से बात करके जानकारियां जुटाने का काम और फिर उनको एक जगह रखकर इस किस्से की शक्ल देने का काम किया है हमारे साथी आनंद ने। आपको ये किस्सा कैसा लगा? शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल में भविष्य को लेकर, पॉलिटिकल भविष्य को लेकर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। टैलेंट टॉप देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।